चैप्टर 5 रानी का हार। प्रत्येक वर्ष 2 या 3 बार असामान्य महत्व के अवसरों पर, जैसे कि ऑस्ट्रियाई दूतावास में नृत्य या लेडी बिलिंगस्टोन की शाम की पार्टियों में, काउंटेस डी ड्राक्स-सूबिस अपने सफ़ेद कंधों पर रानी का हार पहनती थीं। ये वास्तव में वही प्रसिद्ध हार था, पौराणिक हार जिसे दरबारी जौहरी बोहमर और बेसेंज ने मैडम डू बेरी के लिए बनाया था, वही असली हार जिसे कार्डिनल डी रोहन सोबिस फ्रांस की रानी मैरी एंटोनेट को देना चाहते थे, और वही जिसे साहसी जीन डे वालोइस, काउंटेस डे ला मोट्टे ने फरवरी 1785 की एक शाम अपने पति और उनके साथी रेटाक्स डे विलेट की सहायता से टुकड़े टुकड़े कर दिया था। सच कहें तो सिर्फ माउंटिंग ही असली थी। रेटॉक्स डे विलेट ने इसे अपने पास रख लिया था, जबकि काउंट डे ला मोट्टे और उनकी पत्नी ने बोमर द्वारा सावधानी से चुने गए खूबसूरत पत्थरों को चारों दिशाओं में बिखेर दिया। बाद में उन्होंने माउंटिंग को गैस्टन डे ड्राक्स-सॉबिस को बेच दिया, जो कार्डिनल के भतीजे और उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेज जौहरी जेफरीस के पास बचे हुए कुछ हीरे फिर से खरीद लिए, उन्हें उसी आकार के लेकिन बहुत घटिया क्वालिटी के दूसरे पत्थरों से पूरित किया और इस तरह इस अद्भुत हार को उसी रूप में बहाल किया जिस रूप में ये बोहमर और बेसेंज के हाथों से आया था। लगभग एक शताब्दी तक ड्राक्स-सूबिस के घराने को इस ऐतिहासिक रत्न के स्वामित्व पर गर्व था। हालांकि प्रतिकूल परिस्थितियों ने उनकी संपत्ति को बहुत कम कर दिया था, लेकिन उन्होंने राजसी विरासत को छोड़ने के बजाय अपने घरेलू खर्चों में कटौती करना पसंद किया। खास तौर पर वर्तमान काउंट ने इसे उसी तरह से थामे रखा जैसे कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के घर से थामे रहता है। समझदारी के तौर पर उन्होंने क्रेडिट लियोनिस में एक सुरक्षा जमा बॉक्स किराए पर लिया था जिसमें इसे रखा जा सके। जिस दिन उनकी पत्नी इसे पहनना चाहती थी, उस दिन दोपहर को वह खुद इसे लेने गए और अगली सुबह वह खुद इसे वापस ले आए। इस विशेष शाम को पैलेस डी कैस्टिले में आयोजित स्वागत समारोह में काउंटेस ने एक उल्लेखनीय सफलता हासिल की और राजा क्रिश्चियन, जिनके सम्मान में यह उत्सव आयोजित किया गया था, ने उनकी सुंदरता और शालीनता की प्रशंसा की। हीरे के 1000 पहलू उनकी सुडौल गर्दन और कंधों के चारों ओर आग की लपटों की तरह चमक रहे थे, और यह कहना सुरक्षित है कि उनके अलावा कोई भी व्यक्ति इस तरह के आभूषण का भार इतनी सहजता और शालीनता से नहीं उठा सकता था। ये दोहरी जीत थी, और जब वे फाउबर्ग सेंट जमेन के पुराने घर में अपने कक्ष में लौटे तो काउंट डे ड्राक्स बहुत खुश हुए। उन्हें अपनी पत्नी पर गर्व था, और शायद उतना ही गर्व उस हार पर भी था जिसने पीढ़ियों से उनके कुलीन घर को और भी चमक प्रदान की थी। उनकी पत्नी भी हार को लगभग बचकानी अहंकार से देखती थी, और यह बिना किसी अफसोस के नहीं था कि उसने इसे अपने कंधों से उतार दिया और अपने पति को दे दिया, जिसने इसे इतनी लगन से देखा जैसे उसने इसे पहले कभी नहीं देखा हो। फिर इसे कार्डिनल के हथियारों से चिन्हित लाल चमड़े के केस में रखकर वह बगल के कमरे में चला गया, जो केवल एक कोना या कैबिनेट था जो उनके कक्ष से अलग हो गया था और जिसमें केवल उनके बिस्तर के पैर के पास एक दरवाजे के माध्यम से प्रवेश किया जा सकता था। जैसा कि उसने पिछले अवसरों पर किया था, उसने इसे हेड बॉक्स और लिनन के ढेर के बीच एक उच्च शेल्फ पर छिपा दिया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। अगली सुबह वो लगभग 9 बजे उठा। नाश्ते से पहले क्रेडिट लियोनिस जाने का इरादा रखता था। उसने कपड़े पहने, एक कप कॉफी पी और अपने आदेश देने के लिए अस्तबल में चला गया। घोड़ों में से एक की हालत ने उसे चिंतित कर दिया। उसने अपनी उपस्थिति में उसे प्रशिक्षित किया। फिर वह अपनी पत्नी के पास लौटा, जो अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उसकी नौकरानी उसके बाल संवार रही थी। जब उसका पति अंदर आया तो उसने पूछा, क्या तुम बाहर जा रहे हो? हाँ, जहाँ तक बैंक का सवाल है। बेशक, ये बुद्धिमानी है। वह कैबिनेट में दाखिल हुआ, लेकिन कुछ सेकंड बाद बिना किसी आश्चर्य के उसने पूछा, क्या तुमने इसे ले लिया मेरे प्रिय? क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया है। तुमने इसे जरूर हिलाया होगा। बिल्कुल नहीं, मैंने तो वह दरवाज़ा भी नहीं खोला। वह दरवाजे पर परेशान होकर आया और हकलाते हुए मुश्किल से समझ में आने वाली आवाज में बोला, तुमने नहीं किया, ये तुम नहीं थे। तो वो उसकी सहायता के लिए दौड़ी और दोनों ने मिलकर गहन खोजबीन की, बक्सों को फर्श पर फेंका और लिनन के ढेर को उलट दिया। तब काउंट ने निराश होकर कहा,
अब इसे देखना बेकार है। मैंने इसे यहीं इस शेल्फ पर रख दिया है। आपसे गलती हुई होगी। नहीं नहीं, यह इसी शेल्फ पर था और कहीं नहीं। उन्होंने मोमबत्ती जलाई क्योंकि कमरा काफी अंधेरा था, और फिर कमरे में रखे सभी लिनन और अन्य सामान बाहर निकाले। और जब कमरा खाली हो गया तो उन्होंने निराशा में कबूल किया कि प्रसिद्ध हार गायब हो गया था। व्यर्थ विलाप में समय बर्बाद किए बिना काउंटेस ने पुलिस के कमिश्नर मोन वेलोरबे को सूचित किया, जो तुरंत आए और उनकी कहानी सुनने के बाद काउंट से पूछा, क्या आपको यकीन है कि रात के दौरान आपके कक्ष से कोई नहीं गुजरा? बिल्कुल यकीन है, क्योंकि मैं बहुत हल्का सोता हूँ। इसके अलावा कमरे का दरवाज़ा बंद था और मुझे याद है कि आज सुबह जब मेरी पत्नी ने अपनी नौकरानी को बुलाया तो मैंने उसे खोला था। और कैबिनेट में जाने का कोई और रास्ता नहीं है। कोई नहीं, कोई खिड़कियां नहीं। हाँ, लेकिन ये बंद है। मुझे इसे देखना होगा। मोमबत्तियां जलाई गईं और मोन वेलोरबे ने तुरंत देखा कि खिड़की का निचला आधा हिस्सा एक बड़े प्रेस से ढका हुआ था, जो कि इतना संकरा था कि वह दोनों ओर के खिड़की के शीशे को छूता नहीं था। ये खिड़की किस पर खुलती है? एक छोटा सा आंतरिक प्रांगण, और आपके पास इसके ऊपर एक मंजिल है। दो, लेकिन नौकरों के फर्श के बराबर में आंगन के ऊपर एक जाली लगी हुई है। इसलिए ये कमरा इतना अंधेरा है। जब प्रेस को हटाया गया तो उन्होंने पाया कि खिड़की बंद थी। यदि कोई उस रास्ते से अंदर आया होता तो खिड़की बंद नहीं होती। जब तक, काउंट ने कहा, वे हमारे कक्ष से बाहर नहीं गए। उस स्थिति में आपको दरवाज़ा खुला हुआ मिलेगा। कमिश्नर ने एक क्षण तक स्थिति पर विचार किया, फिर काउंटेस से पूछा, क्या आपके किसी नौकर को पता था कि आपने कल शाम को यह हार पहना था? जरूर, मैंने ये तथ्य नहीं छिपाया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह उस कैबिनेट में छिपा हुआ था। किसी को भी नहीं, कोई नहीं, जब तक कि। बिल्कुल निश्चिंत रहें, महोदया, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वह अपने पति की ओर मुड़ी और बोली, मैं हेनरीट के बारे में सोच रहा था। हेनरीट? उसे नहीं पता था कि हमने इसे कहाँ रखा है। क्या आपको यकीन है? यह महिला हेनरीट कौन है? मोन वेलोरबे ने पूछा। एक सहपाठी, जिसे उसके परिवार ने उससे कम उम्र में शादी करने के कारण त्याग दिया था। उसके पति की मृत्यु के बाद मैंने उसके और उसके बेटे के लिए इस घर में एक अपार्टमेंट बनवाया। वह सुई से काम करने में बहुत होशियार है और उसने मेरे लिए कुछ काम भी किया है। वो किस मंजिल पर है? हमारे जैसा ही, गलियारे के अंत में। और मुझे लगता है उसकी रसोई की खिड़की, ये छोटा सा कोर्ट खुलता है न? हाँ, हमारे ठीक सामने। मून वेलोरबे ने फिर हेनरीट से मिलने के लिए कहा। वे उसके अपार्टमेंट में गए। वह सिलाई कर रही थी, जबकि उसका बेटा राउल, लगभग 6 साल का, उसके बगल में बैठकर पढ़ रहा था। कमिश्नर महिला के लिए उपलब्ध कराए गए दयनीय अपार्टमेंट को देखकर हैरान रह गया। इसमें एक कमरा बिना चिमनी के था और एक बहुत छोटा कमरा था जो रसोई के रूप में काम करता था। कमिश्नर ने उससे पूछताछ शुरू की। चोरी के बारे में जानकर वह अभिभूत लग रही थी। कल शाम उसने खुद काउंटेस को कपड़े पहनाए और हार उसके कंधों पर रख दिया। हे भगवान, वह बोली, ये संभव नहीं हो सकता। और तुम्हें कुछ पता नहीं, जरा भी संदेह नहीं, क्या ये संभव है कि चोर तुम्हारे कमरे से होकर गुजरा हो? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे कभी यह नहीं लगा कि वह संदेह की वस्तु हो सकती है। लेकिन मैंने अपना कमरा नहीं छोड़ा है। मैं कभी बाहर नहीं जाता। और शायद आपने नहीं देखा है। उसने रसोई की खिड़की खोली और कहा, देखो, ये सामने वाली खिड़की के किनारे से कम 3 मीटर की दूरी पर है। आपको किसने बताया कि चोरी इस तरह से की गई होगी? लेकिन हार तो कैबिनेट में था ना? आप ये कैसे जानते हैं? क्यों, मुझे हमेशा से पता था कि इसे रात में वहां रखा जाता था। मेरे सामने ही इसका जिक्र किया गया था। उसके चेहरे पर, हालांकि वह अभी भी छोटी थी, दुख और हार के स्पष्ट निशान थे। और अब उस पर चिंता का भाव आ गया था, जैसे कोई खतरा उसे डरा रहा हो। उसने अपने बेटे को अपनी ओर खींचा। बच्चे ने उसका हाथ थाम लिया और प्यार से उसे चूम लिया।
जब वे पुनः अकेले हो गए तो काउंट ने कमिश्नर से कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको हेनरीट पर शक है। मैं उसके लिए जवाब दे सकता हूँ। वो ईमानदारी ही है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, मोन वेलोरबे ने उत्तर दिया। अधिक से अधिक मुझे लगा कि इसमें अचेतन मिलीभगत हो सकती है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि उस सिद्धांत को भी त्याग दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे सामने मौजूद समस्या को हल करने में मदद नहीं करता है। पुलिस कमिश्नर ने जांच छोड़ दी, जिसे अब जांच करने वाले जज ने अपने हाथ में लिया और पूरा किया। उसने नौकरों से पूछताछ की, बोल्ट की स्थिति की जांच की, कैबिनेट की खिड़की को खोलने और बंद करने का प्रयोग किया और छोटे से कोर्ट को ऊपर से नीचे तक खंगाला। सब बेकार था। बोल्ट बरकरार था। खिड़की को बाहर से खोला या बंद नहीं किया जा सकता था। पूछताछ में हेनरीट की विशेष रुचि थी, क्योंकि हर चीज के बावजूद वे हमेशा उसकी ओर ही मुड़ते थे। उन्होंने उसके पिछले जीवन की गहन जांच की और पाया कि पिछले 3 वर्षों में वह केवल 4 बार घर से बाहर गई थी और उन अवसरों पर उसका व्यवसाय संतोषजनक ढंग से समझाया गया था। वास्तव में वह काउंटेस के लिए चैम्बरमेड और सीमिस्ट्रेस के रूप में काम करती थी, जो उसके साथ बहुत सख्ती और यहाँ तक कि कठोरता से पेश आती थी। एक सप्ताह के अंत में जांच करने वाले न्यायाधीश को पुलिस कमिश्नरी से ज्यादा कोई ठोस जानकारी नहीं मिली थी। न्यायाधीश ने कहा, ये स्वीकार करते हुए कि हम दोषी पक्ष को जानते हैं, जो कि हम नहीं जानते, हम इस तथ्य का सामना करते हैं कि हम नहीं जानते कि चोरी कैसे की गई। हमें 2 बाधाओं का सामना करना पड़ता है, एक दरवाजा और एक खिड़की, दोनों बंद और बंद। इस प्रकार यह एक दोहरा रहस्य है। कोई कैसे अंदर आ सकता है और इसके अलावा कोई कैसे भाग सकता है, अपने पीछे एक बंद दरवाजा और एक बंद खिड़की छोड़कर। 4 महीने के अंत में जज की गुप्त राय थी कि काउंट और काउंटेस ने पैसे की तंगी के कारण, जो कि उनकी सामान्य स्थिति थी, रानी का हार बेच दिया था। उन्होंने जांच बंद कर दी। प्रसिद्ध रत्न का खो जाना ड्रैक्स सूबिस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब उनके पास इस खजाने से मिलने वाले आरक्षित कोष से कोई सहारा नहीं था, इसलिए उन्हें और अधिक सख्त लेनदारों और धन उधारदाताओं का सामना करना पड़ा। उन्हें हर उस वस्तु को बेचना पड़ा या गिरवी रखना पड़ा जिसका कोई वाणिज्यिक मूल्य था। संक्षेप में, अगर कुछ दूर के रिश्तेदारों से मिली 2 बड़ी विरासतों ने उन्हें नहीं बचाया होता, तो यह उनकी बर्बादी होती। उनके अभिमान को भी ठेस पहुंची, मानो उन्होंने अपनी ढाल से 1/4 हिस्सा खो दिया हो। और ये बताना अजीब है कि यह उसकी पूर्व सहपाठी हेनरीट पर था, जिस पर काउंटेस ने अपना गुस्सा निकाला। उसके प्रति काउंटेस ने सबसे अधिक द्वेषपूर्ण भावनाएं प्रदर्शित की और यहाँ तक कि खुलेआम उस पर आरोप भी लगाए। सबसे पहले हेनरीट को नौकरों के क्वार्टर में भेज दिया गया और अगले दिन उसे छुट्टी दे दी गई। कुछ समय तक काउंट और काउंटेस का जीवन बहुत ही नीरस रहा। उन्होंने बहुत यात्रा की। उस दौरान केवल एक घटना घटी थी। हेनरीट के जाने के कुछ महीने बाद काउंटेस को आश्चर्य हुआ जब उसने हेनरीट द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित पत्र प्राप्त किया और पढ़ा। मैडम, मैं नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं, क्योंकि यह आप ही थे, है न, जिन्होंने मुझे ये भेजा था। यह कोई और नहीं हो सकता था। आपके अलावा कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ रहता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करें और अपने पिछले उपकारों के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें। पत्र का क्या मतलब था? काउंटेस के वर्तमान या पिछले उपकारों में मुख्य रूप से अन्याय और उपेक्षा शामिल थी। तो फिर ये धन्यवाद पत्र क्यों? जब हेनरीट से स्पष्टीकरण मांगा गया तो उसने बताया कि उसे डाक से एक पत्र मिला था, जिसमें 1,000 फ्रैंक के 2 बैंक नोट थे। जिस लिफाफे में उसने अपना उत्तर भेजा था, उस पर पेरिस का डाक टिकट लगा था और उस पर एक ऐसी लिखावट थी जो जाहिर तौर पर छिपी हुई थी। अब वे 2,000 फ्रैंक कहाँ से आए? उन्हें किसने भेजा था और उन्होंने उन्हें क्यों भेजा था? हेनरीट को 12 महीने बाद एक ऐसा ही पत्र और उतनी ही धनराशि मिली, और तीसरी बार और चौथी बार और हर साल 6 साल की अवधि के लिए, इस अंतर के साथ कि 5वें और 6ठे साल में राशि दोगुनी हो गई। एक और अंतर था, डाकघर के अधिकारियों ने इस बहाने से एक पत्र जब्त कर लिया था कि यह पंजीकृत नहीं था,
अंतिम 2 पत्र डाक नियमों के अनुसार विधिवत भेजे गए थे, पहला सेंट जमेन से और दूसरा सुरेस्नेस से। लेखक ने पहले पर एंक्वेटी और दूसरे पर पैचर्ड के हस्ताक्षर किए थे। उसने जो पते दिए थे वे झूठे थे। 6 वर्ष के अंत में हेनरीट की मृत्यु हो गई और रहस्य अनसुलझा ही रह गया। तारांकन तारांकन तारांकन, ये सभी घटनाएं जनता को ज्ञात हैं। यह मामला उन मामलों में से एक था जो जनता की दिलचस्पी जगाते हैं, और यह एक अजीब संयोग था कि यह हार, जिसने 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में इतना बड़ा हंगामा मचाया था, 1 शताब्दी बाद भी वैसा ही हंगामा मचाएगा। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वह केवल सीधे तौर पर दिलचस्पी रखने वाले पक्षों और कुछ अन्य लोगों को ही पता है, जिनसे काउंट ने गोपनीयता का वादा किया था। चूंकि यह संभव है कि किसी न किसी दिन वो वादा टूट जाएगा, इसलिए मुझे पर्दा हटाने और इस तरह रहस्य की कुंजी को उजागर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। 2 दिन पहले सुबह के अखबारों में प्रकाशित पत्र का स्पष्टीकरण, एक असाधारण पत्र जिसने, यदि संभव हो तो, इस गूढ़ नाटक को घेरने वाले धुंध और छाया को और बढ़ा दिया। 5 दिन पहले काउंट डे ड्रक्स सुबिस के साथ कई मेहमान भोजन कर रहे थे। वहाँ कई महिलाएं मौजूद थीं, जिनमें उनकी 2 भतीजियां और उनके चचेरे भाई और निम्नलिखित सज्जन शामिल थे: एस्साविले के अध्यक्ष डिप्टी बोचास शेवेलियर फ्लोरियानी, जिन्हें काउंट सिजली में जानते थे, और जनरल मार्क्विस डे रूजियरस और पुराने क्लब मित्र। भोजन के बाद महिलाओं ने कॉफी परोसी, जिन्होंने सज्जनों को सिगरेट पीने की अनुमति दी, बशर्ते वे सैलून को छोड़कर न जाएं। बातचीत सामान्य थी, और अंत में मेहमानों में से एक ने प्रसिद्ध अपराधों के बारे में बात की, और इससे मार्क्विस डी रूजियरस को, जो काउंट को चिढ़ाने में प्रसन्न थे, रानी के हार के मामले का उल्लेख करने का अवसर मिला, एक ऐसा विषय जिससे काउंट घृणा करता था। प्रत्येक ने इस मामले पर अपनी राय व्यक्त की, और निस्संदेह उनके विभिन्न सिद्धांत न केवल विरोधाभासी थे बल्कि असंभव भी थे। और आप, महाशय, काउंटेस ने शेवेलियर फ्लोरियानी से पूछा, आपकी क्या राय है? ओह, मेरी कोई राय नहीं है, मैडम। सभी अतिथियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि शूरवीर ने अभी अभी मनोरंजक ढंग से अपने पिता, जो पलेर्मो में मजिस्ट्रेट थे, के साथ अपने विभिन्न साहसिक कारनामों का वर्णन किया था, तथा इनसे इस प्रकार के व्यवहार में उनकी निर्णय क्षमता और रुचि स्थापित हुई थी। मैं कबूल करता हूँ, उसने कहा, कभी कभी मैं ऐसे रहस्यों को सुलझाने में सफल रहा हूँ जिन्हें सबसे चतुर जासूसों ने भी नहीं सुलझाया है, फिर भी मैं शर्लक होम्स होने का दावा नहीं करता। इसके अलावा मैं रानी के हार के मामले के बारे में बहुत कम जानता हूँ। अब सभी लोग काउंट की ओर मुड़े, जो इस प्रकार, बिल्कुल अनिच्छा से, चोरी से जुड़ी सारी परिस्थितियां बताने के लिए बाध्य था। शूरवीर ने सुना, विचार किया, कुछ प्रश्न पूछे और कहा, ये बहुत अजीब है। पहली नज़र में समस्या बहुत सरल लगती है। काउंट ने अपने कंधे उचका दिए। बाकी लोग शूरवीर के करीब आ गए, जिसने हठधर्मी लहजे में कहा, एक सामान्य नियम के रूप में, किसी अपराध या चोरी के लेखक को खोजने के लिए ये निर्धारित करना आवश्यक है कि वह अपराध या चोरी कैसे की गई थी, या कम से कम ये कैसे की जा सकती थी। वर्तमान मामले में कुछ भी अधिक सरल नहीं है, क्योंकि हम कई सिद्धांतों के साथ नहीं, बल्कि एक सकारात्मक तथ्य के साथ आमने सामने हैं, यानी चोर केवल चैम्बर के दरवाजे या कैबिनेट की खिड़की से ही प्रवेश कर सकता था। अब कोई व्यक्ति बाहर से बोल्ट वाला दरवाजा नहीं खोल सकता, इसलिए वो खिड़की से ही घुसा होगा। लेकिन ये बंद था और बंधा हुआ था, और हमने बाद में इसे बंधा हुआ पाया, काउंट ने घोषणा की। ऐसा करने के लिए फ्लोरियानी ने बीच में टोकते हुए ध्यान दिए बिना कहा, उसे बस रसोई की बालकनी और खिड़की की कगार के बीच एक पुल, एक तख्ता या सीढ़ी बनानी थी, और गहनों की अलमारी की तरह। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि खिड़की बंद थी, काउंट ने अधीरता से कहा। इस बार फ्लोरियानी को जवाब देना ही पड़ा। उसने ऐसा बहुत शांति से किया, मानो यह आपत्ति दुनिया की सबसे छोटी बात हो। मैं मानता हूँ कि यह था, लेकिन क्या खिड़की के ऊपरी हिस्से में कोई ट्रांसफॉर्म नहीं है? आप ये कैसे जानते हैं? पहली बात तो ये कि उस समय के घरों में ऐसा करना प्रथागत था, और दूसरी बात, बिना ऐसे ट्रांसफॉर्म के चोरी की वजह नहीं बताई जा सकती। हाँ, एक है,
लेकिन वह बंद था, खिड़की की तरह ही। नतीजतन हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह एक गलती थी, क्योंकि अगर आपने इसकी जांच की होती तो आप पाते कि यह खुला हुआ था। आखिर कैसे? मैं मानता हूं कि अन्य सभी की तरह ये निचले सिरे पर एक अंगूठी वाले तार के माध्यम से खुलता है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा। अब खिड़की के एक छेद के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी उपकरण की सहायता से, मान लीजिए एक पोकर जिसके अंत में एक हुक है, रिंग को पकड़ सकता है, नीचे खींच सकता है और ट्रांसम को खोल सकता है। काउंट हंसा और बोला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी योजना बहुत ही चतुराई से बनाई गई है, लेकिन आप एक बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, महाशय, खिड़की में कोई छेद नहीं है। वहाँ एक छेद था। बकवास, हमने इसे देखा होगा। इसे देखने के लिए आपको इसे खोजना होगा और किसी ने नहीं देखा है। छेद वहाँ है, ये वहाँ होना चाहिए, खिड़की के किनारे, पुट्टी में। बेशक, ऊर्ध्वाधर दिशा में। काउंट उठ खड़ा हुआ। वह बहुत उत्साहित था। वह घबराए हुए ढंग से 2-3 बार कमरे में इधर उधर चहलकदमी करता रहा, फिर फ्लोरियानी के पास जाकर बोला, तब से उस कमरे में कोई नहीं गया, कुछ भी नहीं बदला है। बहुत अच्छी बात है, महाशय, आप आसानी से संतुष्ट हो सकते हैं कि मेरा स्पष्टीकरण सही है। ये जांच करने वाले न्यायाधीश द्वारा स्थापित तथ्यों से सहमत नहीं है। आपने कुछ भी नहीं देखा है, और फिर भी आप उन सभी बातों का खंडन करते हैं जो हमने देखी हैं और जो हम जानते हैं। फ्लोरियानी ने काउंट की चिड़चिड़ाहट पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बस मुस्कुराया और बोला, मॉन ड्यू, महाशय, मैं अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता हूँ, बस इतना ही। अगर मैं गलत हूँ, तो आप इसे आसानी से साबित कर सकते हैं। मैं तुरंत ऐसा करूँगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि आपका आश्वासन। काउंट ने कुछ और शब्द बुदबुदाए, फिर अचानक दरवाजे की ओर दौड़ा और बेहोश हो गया। उसकी अनुपस्थिति में एक शब्द भी नहीं बोला गया, और इस गहन मौन ने स्थिति को लगभग दुखद महत्व का रूप दे दिया। अंत में काउंट वापस लौटा। वह पीला और घबराया हुआ था। उसने अपने दोस्तों से कांपती आवाज में कहा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। शेवालिया के खुलासे इतने अप्रत्याशित थे। मुझे कभी नहीं सोचना चाहिए था। उसकी पत्नी ने उत्सुकता से उससे पूछा, बोलो, क्या है? वो हकलाते हुए बोला, छेद वहीं है, ठीक उसी जगह, खिड़की के किनारे पर। उसने शूरवीर की बाँह पकड़ ली और उससे दबंग स्वर में कहा, अब महाशय, आगे बढ़िए। मैं मानता हूँ कि अब तक आप सही हैं, लेकिन अब बस इतना ही नहीं, आगे बढ़िए, हमें बाकी बात बताइए। फ्लोरियानी ने धीरे से अपना हाथ अलग किया और एक क्षण बाद आगे कहा, ठीक है, मेरी राय में यही हुआ। चोर को पता था कि काउंटेस उस शाम हार पहनने वाली थी, इसलिए उसने आपकी अनुपस्थिति में अपना गैंगवे या पुल तैयार कर लिया था। उसने खिड़की से आपको देखा और देखा कि आपने हार छिपाया है। इसके बाद उसने शीशा काटा और अंगूठी खींच ली। लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि उसके लिए ट्रांसफॉर्म के जरिए खिड़की तक पहुंचना नामुमकिन था। ठीक है, तो फिर अगर वो खिड़की को ट्रांसफॉर्म के माध्यम से नहीं खोल सकता था, तो वह ट्रांसफॉर्म के माध्यम से रेंग कर आया होगा। असंभव, ये बहुत छोटा है। कोई भी व्यक्ति इसके पार नहीं जा सकता। फ्लोरियानी ने कहा, तो वह कोई आदमी नहीं था। क्या? यदि ट्रांसफॉर्म इतना छोटा है कि उसमें आदमी नहीं बैठ सकता, तो वह अवश्य ही कोई बच्चा रहा होगा। एक बच्चा? क्या तुमने नहीं बताया था कि तुम्हारी दोस्त हेनरीट का एक बेटा है? हाँ, एक बेटा जिसका नाम राउल है। तो पूरी संभावना है कि चोरी राउल ने ही की होगी। इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या सबूत है? बहुत सारे। उदाहरण के लिए। वह रुका, एक क्षण विचार किया, फिर बोला, उदाहरण के लिए, वह गैंगवे या पुल। यह असंभव है कि बच्चा इसे घर के बाहर से लाया हो और बिना देखे फिर से ले गया हो। उसने जरूर किसी नज़दीकी चीज का इस्तेमाल किया होगा। हेनरीट द्वारा रसोई के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे से कमरे में क्या दीवार के सामने कुछ अलमारियां नहीं थीं जिन पर उसने अपने बर्तन और बर्तन रखे थे? जहां तक मुझे याद है, 2 अलमारियां। क्या आपको यकीन है कि वे अलमारियां वास्तव में लकड़ी के ब्रैकेट से जुड़ी हुई हैं जो उन्हें सहारा देती हैं?
क्योंकि अगर वे नहीं हैं तो हम यह मानने में न्यायसंगत हो सकते हैं कि बच्चे ने उन्हें हटा दिया, उन्हें एक साथ बांध दिया और इस तरह अपना पुल बना लिया। शायद साथ ही चूंकि वहाँ एक स्टोव था, इसलिए हमें वह मुड़ा हुआ पोकर मिल सकता है जिसका इस्तेमाल उसने ट्रांसम खोलने के लिए किया था। बिना कुछ कहे काउंट कमरे से बाहर चले गए और इस बार वहां मौजूद लोगों को वो घबराहट महसूस नहीं हुई जो उन्होंने पहली बार महसूस की थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि फ्लोरियानी सही थे और जब काउंट वापस लौटे और घोषणा की तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। ये बच्चा था, हर चीज इसे साबित करती है। तुमने अलमारियां और पोकर देखा है? हाँ, अलमारियों की कीलें खुल गई हैं और पोकर अभी भी वहां है। लेकिन काउंटेस ने कहा, तुम्हारा कहना बेहतर होगा कि यह उसकी माँ थी। हेनरीट दोषी पक्ष है, उसने अपने बेटे को मजबूर किया होगा। नहीं, शूरवीर ने कहा, माँ का इससे कोई लेना देना नहीं है। बकवास, वे एक ही कमरे में रहते थे। बच्चा माँ की जानकारी के बिना ऐसा नहीं कर सकता था। सच है, वे एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन ये सब बगल वाले कमरे में हुआ, रात के समय जब माँ सो रही थी। और हार, काउंट ने कहा, ये तो बच्चे की चीजों के बीच मिल गया होगा। माफ करना, वह बाहर गया हुआ था। जिस सुबह तुमने उसे पढ़ते हुए पाया, वह अभी अभी स्कूल से आया था और शायद पुलिस कमिश्नर को उस मासूम माँ पर अपना समय बर्बाद करने के बजाय बच्चे की डेस्क पर उसकी स्कूल की किताबों की तलाशी लेनी चाहिए थी। लेकिन आप उन 2000 फ्रैंकों को कैसे समझाएंगे जो हेनरीट को हर साल मिलते थे? क्या वे उसकी मिलीभगत का सबूत नहीं है? अगर वह साथी होती तो क्या वह उस पैसे के लिए आपको धन्यवाद देती? और फिर क्या उस पर कड़ी नजर नहीं रखी जाती? लेकिन बच्ची स्वतंत्र होने के कारण आसानी से किसी पड़ोसी शहर में जा सकती थी, किसी व्यापारी से मोल तोल कर सकती थी और उसे 1 या 2 हीरे बेच सकती थी, जैसा वह चाहे, इस शर्त पर कि पैसे पेरिस से भेजे जाएं, और यह प्रक्रिया साल दर साल दोहराई जा सकती थी। ड्रक्स सूबिस और उनके मेहमानों पर एक अवर्णनीय चिंता हावी हो गई। फ्लोरियानी के लहजे और रवैये में कुछ ऐसा था जो कि शेवेलिया के आश्वासन से कहीं ज्यादा था, जिसने शुरू से ही काउंट को इतना परेशान कर दिया था। उसमें व्यंग्य का एक स्पर्श था जो सहानुभूतिपूर्ण होने के बजाय शत्रुतापूर्ण लग रहा था। लेकिन काउंट ने हंसने का नाटक करते हुए कहा, ये सब बहुत ही सरल और दिलचस्प है और मैं आपकी ज्वलंत कल्पना के लिए आपको बधाई देता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्लोरियानी ने अत्यंत गंभीरता से उत्तर दिया, मैं कुछ भी कल्पना नहीं करता। मैं केवल घटनाओं का वर्णन करता हूँ जैसा कि वे घटित हुई होंगी। लेकिन आप उनके बारे में क्या जानते हैं? आपने खुद मुझे जो बताया है। मैं अपने मन में उस माँ और बच्चे के जीवन की कल्पना करता हूँ जो वहाँ देहात में रहता है। माँ की बीमारी, बच्चे की योजनाएं और आविष्कार, अपनी माँ की जान बचाने के लिए या कम से कम उसके मरने के क्षणों को शांत करने के लिए कीमती पत्थर बेचते हैं। उसकी बीमारी उसे जकड़ लेती है, वह मर जाती है, साल बीतते जाते हैं, बच्चा एक आदमी बन जाता है और अब मैं अपनी कल्पना को खुली छूट देता हूँ। मान लीजिए कि आदमी को अपने बचपन के घर लौटने की इच्छा होती है, वह ऐसा करता है और वहाँ उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उसकी माँ पर शक करते हैं और उसे दोषी ठहराते हैं। क्या आपको इस तरह के साक्षात्कार के दुख और पीड़ा का एहसास है? ठीक उसी घर में जहाँ मूल नाटक खेला गया था। उसके शब्द कुछ सेकंड के लिए सन्नाटे में गूंजते रहे और काउंट और काउंटेस डे ड्रक्स के चेहरों पर उसके अर्थ को समझने की एक उलझन भरी कोशिश और साथ ही इस तरह की समझ के डर और पीड़ा को पढ़ा जा सकता था। काउंट ने आखिरकार बात की और कहा, आप कौन हैं, महाशय? मैं शेवेलिया फ्लोरियानी, जिनसे आपकी मुलाकात पलेर्मो में हुई थी और जिन्हें आपने कई मौकों पर अपने घर आमंत्रित करने की कृपा की थी। तो फिर इस कहानी का क्या मतलब है? ओह, कुछ भी नहीं। जहाँ तक मेरा सवाल है, ये सिर्फ एक मनोरंजन है। मैं हेनरीट के बेटे की खुशी को दर्शाने का प्रयास करता हूँ। अगर वह अभी भी जीवित है, तो आपको ये बताने में उसे कितना आनंद आएगा कि वह दोषी था और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी माँ दुखी थी, क्योंकि वह एक नौकर की नौकरी खोने वाली थी जिसके सहारे वह रहती थी, और क्योंकि बच्चे को अपनी माँ के दुख को देखकर दुख हुआ था।
वो दबी हुई भावना के साथ बोला, आंशिक रूप से उठा और काउंटेस की ओर झुका। इसमें कोई संदेह नहीं था कि शेवेलिया फ्लोरियानी हेनरिट का बेटा था। उसके व्यवहार और शब्दों ने इसकी घोषणा की। इसके अलावा क्या ये स्पष्ट इरादा और इच्छा नहीं थी कि उसे इस रूप में पहचाना जाए? काउंट हिचकिचाया। वह दुस्साहसी मेहमान के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? घंटी बजाएगा, कोई कांड करेगा, उस आदमी का पर्दाफाश करेगा जिसने कभी उसे लूटा था। लेकिन ये बहुत पहले की बात है, और दोषी बच्चे के बारे में उस बेतुकी कहानी पर कौन विश्वास करेगा? नहीं, बेहतर है कि स्थिति को स्वीकार कर लिया जाए और इसका सही अर्थ न समझने का नाटक किया जाए। इसलिए काउंट ने फ्लोरियानी की ओर मुड़कर कहा, आपकी कहानी बहुत ही रोचक और मनोरंजक है, मुझे इसमें बहुत मजा आया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस आदर्श बेटे का क्या हुआ? मुझे उम्मीद है कि उसने अपना वह करियर नहीं छोड़ा होगा जिसमें उसने इतनी शानदार शुरुआत की थी। ओह, कदापि नहीं। ऐसी शुरुआत के बाद 6 साल की उम्र में रानी का हार चुराना, वो मशहूर हार जिसे मैरी एंटोनेट ने चाहा था, और इसे चुराना, फ्लोरियानी ने काउंट के मूड के अनुसार टिप्पणी की, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी को खिड़की की स्थिति की जांच करने के बारे में सोचे, या ये देखने के लिए कि खिड़की की चौखट बहुत साफ थी, वह खिड़की की चौखट जिसे उसने मोटी धूल में बने निशानों को मिटाने के लिए पोंछा था। हमें ये स्वीकार करना होगा कि उस उम्र में एक लड़के का सिर घुमाना ही काफी था। ये सब इतना आसान था। उसे बस उस चीज की इच्छा करनी थी और उसे पाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना था। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दोनों हाथ, शूरवीर ने हंसते हुए उत्तर दिया। उसके साथियों को झटका लगा। तथाकथित फ्लोरियानी के जीवन में कौन सा रहस्य छिपा था? उस साहसी व्यक्ति का जीवन कितना शानदार रहा होगा, जो 6 साल की उम्र में चोर था और जो आज रोमांच की तलाश में या अधिक से अधिक आक्रोश की भावना को शांत करने के लिए अपने शिकार को उसके ही घर में दुस्साहपूर्वक, मूर्खतापूर्ण तरीके से और फिर भी एक विनम्र अतिथि की तरह शालीनता और विनम्रता के साथ चुनौती देने आया था। वह उठकर काउंटेस के पास गया और उसे विदा किया। वह अनजाने में पीछे हट गई। वह मुस्कुराया। ओह, मैडम, आप मुझसे डरती हैं। क्या मैंने पार्लर जादूगर की अपनी भूमिका को एक कदम आगे बढ़ा दिया? उसने स्वयं को नियंत्रित किया और अपनी आदत के अनुसार सहजता से उत्तर दिया। बिल्कुल नहीं, महाशय। उस कर्तव्यनिष्ठ बेटे की कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मेरे हार का भाग्य इतना उज्ज्वल था। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उस महिला, हेनरिट का बेटा, अपने व्यवसाय के चुनाव में वंशानुगत प्रभाव का शिकार था? वह कांप उठा, बात को महसूस करते हुए, और बोला, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, और इसके अलावा अपराध के प्रति उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बहुत मजबूत रही होगी, अन्यथा वह हतोत्साहित हो गया होता। ऐसा किस लिए? क्योंकि, जैसा कि आप जानते ही होंगे, ज्यादातर हीरे नकली थे। केवल कुछ ही असली पत्थर थे जो अंग्रेज जौहरी से खरीदे गए थे, बाकी सभी को जीवन की क्रूर जरूरतों को पूरा करने के लिए एक एक करके बेच दिया गया था। यह अभी भी रानी का हार था, महाशय, काउंटेस ने गर्व से उत्तर दिया, और यह ऐसी चीज है जिसकी वह, हेनरिट का बेटा, सराहना नहीं कर सकता था। वह ये समझने में सक्षम था, मैडम, कि चाहे सच हो या झूठ, वो हार और कुछ नहीं बल्कि दिखावे की वस्तु, निरर्थक गर्व का प्रतीक था। काउंट ने धमकी भरा इशारा किया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे रोक दिया। महाशय, उसने कहा, यदि जिस आदमी की ओर आप इशारा कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी भी सम्मान की भावना है। फ्लोरियानी के शांत व्यवहार से भयभीत होकर वह रुक गई। अगर उस आदमी में सम्मान की थोड़ी सी भी भावना है, उन्होंने दोहराया। उसने महसूस किया कि उससे इस तरह बात करने से उसे कुछ हासिल नहीं होगा, और अपने क्रोध और आक्रोश के बावजूद, अपमानित गर्व से कांपते हुए, उसने उससे लगभग विनम्रता से कहा, महाशय, किंवदंती कहती है कि जब रेटॉक्सडे विलेज के पास रानी का हार था, तो उसने उस पर लगे हुए हार को खराब नहीं किया। वह समझता था कि हीरे केवल आभूषण, सहायक वस्तु थे, और उस पर लगे हुए हार का होना आवश्यक कार्य था, कलाकार की रचना थी, और उसने उसी के अनुसार उसका सम्मान किया।
क्या आपको लगता है कि इस आदमी को भी यही महसूस हुआ होगा? मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह माउंटिंग अभी भी मौजूद है। बच्चे ने इसका सम्मान किया। ठीक है महाशय, अगर आप उनसे मिलें तो क्या आप उन्हें बताएंगे कि उन्होंने एक ऐसे अवशेष को गलत तरीके से अपने कब्जे में रखा है जो एक खास परिवार की संपत्ति और गौरव है, और यह कि हालांकि पत्थरों को हटा दिया गया है, रानी का हार अभी भी ड्रैक्स सूबिस के घराने का है। यह उतना ही हमारा है जितना हमारा नाम या हमारा सम्मान। शूरवीर ने सरलता से उत्तर दिया, मैं उसे बता दूंगा मैडम। उसने उसे प्रणाम किया, काउंट और अन्य अतिथियों को सलाम किया और चला गया। तारानकन तारानकन तारानकन। 4 दिन बाद काउंटेस डे ड्रैक्स को अपने कक्ष में मेज पर कार्डिनल के हथियार वाला एक लाल चमड़े का केस मिला। उसने उसे खोला और उसमें रानी का हार मिला। लेकिन जैसा कि एकता और तर्क के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति के जीवन में सभी चीजें एक ही लक्ष्य की ओर अभिसरित होती हैं, और जैसा कि थोड़ा सा विज्ञापन कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, अगले दिन इको डी फ्रांस ने ये सनसनीखेज पंक्तियां प्रकाशित कीं। ड्रैक्स सॉबिस के परिवार से चुराया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक आभूषण द क्वींस नेकलेस आर्सेन ल्यूपिन द्वारा बरामद किया गया है, जिन्होंने इसे इसके असली मालिक को वापस करने के लिए जल्दबाजी की। हम इस तरह के नाजुक और शूरवीर कार्य की बहुत प्रशंसा नहीं कर सकते।